Good morning, students. We are starting the chapter 4 of Sociology, book 2, Understanding Society. Okay, this is the chapter Introducing Western Sociologist. ओके जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट थे उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाया और उसके लिए अपनी अलग अलग फिलॉसफीज और थ्योरीज दी हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सोशोलॉजी को हम कभी कभी रेवोल्यूशन की देन कहते हैं, है ना. समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, है ना. क्यों कहते हैं इसको रेवोल्यूशन की देन? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेवोल्यूशन के बाद ही जो रेवोल्यूशंस हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बाद ही सोशोलॉजी का जन्म हुआ है, इसीलिए इसको रेवोल्यूशन की देन कहा जाता है. सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत तभी पड़ी जब रेवोल्यूशन हुआ वर्ल्ड वाइड. ओके, तो 3 मेजर सोशल प्रोसेस हैं जिसके कारण सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन्ड वे में एक सब्जेक्ट बनकर आया. कौन कौन से 3 प्रोसेसेस हैं वो? द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरा है साइंटिफिक या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके कारण जो सोसाइटी थी उसका कॉन्टेक्स्ट कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था. पूरी सोसाइटी कैसे बदल गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, सोसाइटी में कैसे एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया था. ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों जो प्रोसेस हैं, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं पहले एनलाइटनमेंट के बारे में, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट. ओके, एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जागना या फिर प्रकाशित होना. प्रकाशित होना मतलब क्या, इससे समझते हो आप? अंधेरे, अगर बहुत अंधेरा है कहीं पर और वहाँ पर आप लाइट जला दो तो फिर क्या होता है? हर चीज़ एकदम क्लियर दिखने लगती है ना. तो इसी तरीके से एक समय ऐसा आया जब लोग जो थे अपनी अज्ञानता के अंधेरे से निकले. अज्ञानता मतलब उनमें उनका जो नॉलेज की कमी थी, उनमें चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था उनमें बदलाव आया और लॉजिकली उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया. उनमें लॉजिक ढूंढना शुरू किया, क्वेश्चन पूछना शुरू किया. ठीक है, तो लोगों में जो रैशनली और क्रिटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक ह्यूमन बीइंग जो था वो प्रोड्यूसर था और साथ ही वो जितने सभी नॉलेज को उसने यूज़ करना सीखा, नोइंग सब्जेक्ट वो एक बना. उसके पहले क्या था? 17th 18th सेंचुरी के पहले लोग जो चीज़ जैसी होती थी सोसाइटी में उसको वैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेते थे. उसके ऊपर वो ना तो क्वेश्चन पुट करते थे, ना उसका लॉजिक ढूंढते थे, ना उसके पीछे रीज़न ढूंढते थे. ठीक है, लेकिन जब एनलाइटनमेंट आया 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो लोगों ने ह्यूमन वर्ल्ड में जो है उनका जो नेचर था वो डिस्प्लेस हो गया. रिलीजन और जो डिवाइन एक्ट्स थे वो उन सब में बदलाव आए. एनलाइटनमेंट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि जो डेवलपमेंट शुरू हुआ सोसाइटी में. ठीक है, जो सोसाइटी थी वो डेवलप हुई, लोगों का जो सोच, एटीट्यूड ऑफ माइंड था वो सेक्युलर हुआ, साइंटिफिक हुआ और ह्यूमनिस्टिक हुआ. ठीक है, तो एनलाइटनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी जिसके कारण सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट का रूप दिया गया. फिर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने पढ़ा था हिस्ट्री के चैप्टर में, 9th में आपने पढ़ा होगा. 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जितनी भी पॉलिटिकल सोवेरानिटीज़ थी उनका अराइवल हुआ. ठीक है, और इंडिविजुअल, ना केवल एक इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि पूरे नेशन, पूरे स्टेट लेवल पे जो है बदलाव आए थे सोसाइटी में. पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आए थे इस रेवोल्यूशन के बाद. ये जो रेवोल्यूशन था ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद सोसाइटी में जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम जैसी इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स थे वो एजर्ट हुए. ठीक है, ह्यूमन राइट्स इस तरह के सोसाइटी में आए. लोगों को पता चला कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी ये भी फंडामेंटल राइट्स, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं.
ठीक है। पीजेंट्स जो किसान थे, जो बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते आ रहे थे, वो बॉन्डेड लेबर्स के रूप में स्टेट्स के ओनर्स के अंडर में काम कर रहे थे, एरोस्टिकिटी के अंडर में, वो भी अपने दास्ता से मुक्त हो गए, अपने बॉन्ड से फ्री हो गए। कई सारे जो टैक्सीज पे करते थे पीजेंट्स फ्यूडल लॉर्ड्स को और चर्चिस को, वो सब कैंसिल हो गए। जो देश था, पूरा राष्ट्र था, अब वो लोगों की प्राइवेसी को, उनके ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करने लगा और उन्होंने अपना कानून बनाया। इस तरह के कानून बने कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में किसी तरह का जो इंटरफेरेंस नहीं होगा और लोग जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है इंडियन सोसाइटी में, वर्ल्ड की सोसाइटी में। फिर है सेपरेशन वॉज विल्ड बिटवीन पब्लिक रियल्म ऑफ द स्टेट एंड अ प्राइवेट रियल्म ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी थी स्टेट की, उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, सेपरेट हुए वो दोनों, उन दोनों को सेपरेट किया गया। अब व्यक्ति की जो अपना उसका जो वैयक्तिक दायित्व होते थे लोगों के, उन पर जो स्टेट है उसका कोई भी अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट रियल्म को अलग अलग किया गया। रिलीजन और फैमिली वो ज़्यादा प्राइवेट हो गए, जबकि एजुकेशन जो था वो ज़्यादा वो पब्लिक बना। मतलब इसका मतलब क्या है कि फैमिली और रिलीजन व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता था, उसको अधिकार था पूरा, जबकि जो एजुकेशन है सबको बराबर रूप से दी जाती थी, सबको बराबर रूप से शिक्षित होना, ये अधिकार सबको मिला। ठीक है, द नेशन स्टेट itself was also redefined as a sovereign entity। अब जो देश था वो भी सोवेरियन स्टेट के रूप में सामने आया और वहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनी। जहाँ उसके पहले क्या था, मोनार्चियल गवर्नमेंट थी पूरे यूरोप में, ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में। द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम द वॉच वर्ड ऑफ द मॉडर्न स्टेट। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियल्स निकल के आए, क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये सब पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चला और लोगों ने फिर इसको फॉलो करना शुरू किया और इस तरह से सोसाइटी में एक कॉम्प्लेक्स, एक ड्रास्टिक चेंज आया। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने पहले बताया होगा आपको लास्ट चैप्टर में, सोसाइटी में क्या चेंजेस लेकर आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसमें बहुत सारे कंडीशंस लेट डाउन हुए और ये जो था रिस्पॉन्सिबल हुआ सोशोलॉजी को एक डिसिप्लिनरी वे में राइज होने में, सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाने में। जो सोशोलॉजिकल थॉट्स थे वो साइंटिफिक एनालिसिस से कंसर्न थे, जिसने डेवलप किया इंडस्ट्रियल सोसाइटी को। ठीक है, फाउंडेशन दिया जिस पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना। ठीक, साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट ट्रेंड्स इन सोशल बिहेवियर बिकेम पॉसिबल विद एवोल्यूशन ऑफ न्यू फिनोमिना सच एज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट एंड लेबर्स। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केट्स बने और लेबर्स के, है ना, इनसे लोगों में साइंटिफिकली डिस्कशन करने का एक ट्रेंड शुरू हुआ। सोशल बिहेवियर में ये लोगों के बदलाव आया और ये पॉसिबल हो पाया कि लोग ऑर्गेनाइज हो सकते थे लेबर्स और मार्केट के रूप में। ठीक है, चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री ब्रॉट मेजर चेंज इन सोशल लाइफ इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, hazardous circumstances of working, unequal distribution of population etc। ठीक है, प्रोडक्शन का जो तरीका था, जो प्रोसेस थी प्रोडक्शन की, उसमें बदलाव आया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, उससे सोशल लाइफ में लोगों के काफ़ी चेंजेस आए, जैसे सेटलमेंट, लोगों के रहने का तरीका बदला, जो हजार्डस सर्कमस्टेंसेस थे वर्किंग की उसमें बदलाव आया, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का उसमें बदलाव आए, तो काफ़ी सारी चेंजेस आए सोसाइटी में। इससे
these demanded new form of knowledge to be generated to reflect on the social problem. Sociological theories are the result of this self reflection about society. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो चेंजेस आए थे सोसाइटी में, उससे लोगों ने को एक नए फॉर्म का एक नॉलेज मिला और लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स जो थे, सोशोलॉजिकल थ्योरीज थी, वो उनसे रिफ्लेक्टेड नॉलेज लोगों ने लेना शुरू किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने खुद को सोसाइटी के बारे में खुद को जानने के लिए लोग जागरूक हुए। सोसाइटी क्या है और सोसाइटी में क्या बदलाव आते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उन नॉलेज, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और काफ़ी अवेयर हुए। ठीक, अब है द ग्रेट सोशोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही जाने माने, बहुत पॉपुलर जो हैं सोशोलॉजिस्ट हैं, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं और इस पर इन्होंने स्टडी की है और लोगों को इससे अवेयर कराया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, The 18th Brumaire of Louis Bonaparte 1852, A Contribution to the Critic of Political Economy 1859 and Das Kapital 1867। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिस पर उन्होंने स्टडी किया है और बुक्स अपनी पब्लिश की हैं। आपके बुक में और डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे। कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी में पैदा हुए थे। कार्ल मार्क्स ने का मानना था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अलग अलग स्टेजेस में प्रोग्रेस उसने किया है ना। कौन कौन सी इसकी स्टेजेस उन्होंने बताई हैं? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, इन अलग अलग स्टेजेस से होकर के ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। कैपिटलिज्म जो था वो लास्ट फेज था ह्यूमन एडवांसमेंट का, लेकिन कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इसने सोशोलॉजी को भी जन्म दिया। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो है एक इंटेंसिफाइड प्रोसेस कहा माना जाता है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय एन एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस ऑफ एलियनेशन ऑपरेटिंग एट सेवरल लेवल्स। हर लेवल पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसको एक एलियनेशन की प्रोसेस माना गया। मतलब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी वो पूरे सोसाइटी से अलग थी। एलियनेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन मतलब कोई चीज़ जो हर सबसे अलग होती है उसको एलियन कहते हैं, है ना। तो जो एलियनेशन की प्रोसेस थी, जो सोसाइटी में ये एक अलग सा प्रोसेस, एक नया प्रोसेस शुरू हुआ था, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ही देन थी। अलग अलग कई सारे लेवल्स पर ये चेंज आया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म के बारे में हमको अवेयर कराया। ठीक है, जो मनुष्य था, ह्यूमंस थे, वो ज़्यादा एलियनेटेड हो गए नेचर से। पहले से ज़्यादा वो उनका जो नेचर था उसमें बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? वर्कर्स डू नॉट ओन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। अब जो वर्कर्स प्रोड्यूस करते थे, है ना, उस पर उनका अधिकार नहीं होता था। वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द वर्क प्रोसेस इटसेल्फ। वर्कर्स जो काम करते थे उस प्रोसेस पर भी उनका अधिकार नहीं होता था। ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक दूसरे से बहुत एलियनेटेड हो गए थे, अलग हो गए थे। उनमें काफ़ी अंतर आ गया था। ह्यूमन बींग्स जो थे वो ज़्यादा फ्री हो गए थे, लेकिन साथ ही एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए थे, दूर हो गए थे और अपनी लाइफ पर उनका कंट्रोल अब पहले की तरह नहीं रहा। मार्क्स ये मानते थे कि कैपिटलिज्म जो था वो कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री के प्रोग्रेसिव स्टेज का एक हिस्सा नहीं रहा था, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म था इसका क्रिएशन फ्यूचर को एक्सप्लॉयटेशन और पावर्टी दोनों से फ्री करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे कुछ दूसरी ही कंडीशंस शुरू हो गई थी। इसके पहले जो था इसके कैपिटलिज्म के पहले जो लोग थे उन पावर्टी और एक्सप्लॉयटेशन
काफ़ी था सोसाइटी में, तो उससे फ्री होने के लिए ये कंडीशन, ये कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ा सोसाइटी पर। मार्क्स के जो आइडिया थे इकोनॉमी के, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। उत्पादन का जो ज़रिया था इस कॉन्सेप्ट पर उनके आइडियाज़ बेस्ड थे। ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये प्रोडक्शन के सारे मोड्स उस समय हुआ करते थे जिस पर कार्ल मार्क्स ने प्रकाश डाला है, या फिर जिसके बारे में डिस्कस किया है, या जिसके बारे में स्टडी की है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स प्लेस्ड ग्रेट emphasis on economic structures and processes because he believed that they formed the foundation of every social system throughout human history. मार्क्स ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रोसेस पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो मानते थे कि हर सोशल सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो ह्यूमन हिस्ट्री से ही होता आ रहा है ना। जो भी अभी तक बदलाव आया है ह्यूमन सोसाइटी में, जो भी सोशल चेंजेस आए हैं, सोशल सिस्टम में जो भी बदलाव आए हैं, इसका फाउंडेशन ह्यूमन हिस्ट्री से लगातार होता आ रहा है धीरे धीरे। मार्क आर्ग्यूड दैट वी कैन चेंज सोसाइटी इन फ्यूचर थ्रू क्लास स्ट्रगल। ठीक है। तो मार्क्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सोसाइटी में कैसे हम चेंज ला सकते हैं फ्यूचर में जो चेंज होगा सोसाइटी में, है ना, वो क्लास स्ट्रगल के थ्रू होगा। मतलब जो क्लासेस डेवलप हो गए हैं, कैपिटलिस्ट क्लास बन गया है, लेबर क्लास बन गया है, तो ये सब क्लासेस के बीच में जब स्ट्रगल होगा, इनके बीच में जब संघर्ष होगा, तभी सोसाइटी में चेंज आएगा, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। ठीक। तो कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी को लेकर के, वो इस पर बेस्ड है। फिर है क्लास स्ट्रगल पर बेस्ड है। तो अब हम क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास स्ट्रगल क्या था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है लोगों को क्लासीफाई करने का सोशल ग्रुप्स में, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से ही रेफर होता है। ठीक। कार्ल मार्क्स ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, कार्ल मार्क्स का ये आर्ग्यू है, या फिर कार्ल मार्क्स इस बात पर अपने तर्क देते हैं कि जो लोग जो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं सोसाइटी में, सोशल प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो इवेंचुअली एक क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना। मतलब जो भी इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, ठीक है, वो सब एक क्लास से वो कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं, उनके अंडर में जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उनके अंडर में काम करते हैं, वो लेबर क्लास है। ठीक है। दे शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ये सेम पोजीशन है सोसाइटी में लोगों की प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सेम पोजीशन वाले लोगों के हित भी एक जैसे होते हैं और उनके उद्देश्य भी, उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स दोनों सेम होते हैं। क्लासेस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस से ही हुआ है, कोई ये एकदम से नया नहीं हुआ है चेंज, बल्कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। प्रोडक्शन का मोड हालांकि चेंज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ डिफरेंट क्लासेस में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्रगल, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल। वो मानते थे कि जो क्लास स्ट्रगल था वो मेजर ड्राइविंग फोर्स था सोसाइटी में चेंज लाने का। ये जो क्लास स्ट्रगल हुआ, कैपिटलिस्ट्स और लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास के बीच में जो ये विवाद हुए, जो स्ट्रगल हुए, इसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस आए, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है। तो हिस्ट्री में जितने भी हमने सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है जो एग्जिस्ट हैं, वो सब क्लास स्ट्रगल के कारण डेवलप हुए हैं। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ओके। तो ये कार्ल मार्क्स का जो सोसाइटी को देखने का नज़रिया था, इस तरह का था। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई प्रिमिटिव स्टेज से, है ना,
जब सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, सोसाइटी बनना शुरू हुई थी, उस स्टेज से, प्रिमिटिव स्टेज से मॉडर्न स्टेज में जो आई है सोसाइटी का जो एवोल्यूशन हुआ है वो अलग अलग फेजेस में हुआ है, और हर फेज़ का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता था, है ना। और हर स्टेज में अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं अप्रेसर और अप्रेस्ड क्लास में। एक वो वर्ग होता था जो जो कमज़ोर वर्ग को दबाता था, और दूसरा कमज़ोर वर्ग होता था जो दबता था, है ना। ठीक। मार्क्स और एंजल्स जो हैं ये दोनों राइटर हैं, एंजल्स भी राइटर हैं। इन दोनों ने लिखा है फ्री मैन एंड स्लेव, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्फ, गिल्ड master and journeyman. In a world, oppressor and oppressed stood in constant opposition to one another. ठीक है, तो ये इसमें दिखाया है कि जो एक फ्री मैन है और एक स्लेव है, ठीक, मालिक है और नौकर है, गिल्ड का मास्टर है, एक जर्नी मैन है, ऑप्रेसर है और ऑप्रेस्ड है, ये सब हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहे हैं और अनइंटरप्टेड रहे हैं हमेशा। नाउ हिडन नाउ ओपन फाइट, तब वो छुपे हुए तरीके से स्ट्रगल करते थे और अब जो है ओपन फाइट उनमें होने लगी है। फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अपने हितों को लेकर के अगर जो कॉन्फ्लिक्ट था, अपने हितों को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, तो उनका उसके लिए ज़रूरी सबसे क्या था कि वो अपने क्लास इंटरेस्ट और आइडेंटिटी के बारे में सबसे पहले कॉन्शियस हों, है ना। उनको पहले ये जानना ज़रूरी था कि उनका हित किस में है और उनकी पहचान असल में क्या होनी चाहिए, क्या है ना। तो इसके लिए जब वो कॉन्शियस होंगे तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। जब व्यक्ति जान पाता है कि हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, तभी वो विवाद करता है। जब उसे लगता है कि हम जो डिज़र्व करते हैं वो डिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब लोगों ने जाना कि हमारा क्लास इंटरेस्ट और आइडेंटिटी क्या है, तब कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ। तो इस तरह का जो क्लास कॉन्शियसनेस था, इससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट लीड हुआ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिससे क्या हुआ कि एक रूलिंग क्लास जो था, जो डोमिनेट करता था, है ना, जिसे पहले सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता था, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, जो अप्रेस्ड क्लास थी उसने रेवोल्यूशन किया। अब जो दूसरे एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एमिल डर्केम, 1858 से 1970 के बीच में 17 के बीच में ये रहे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट अपने वर्क्स दिए हैं वो है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, सोशल सॉलिडेरिटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। ये एमिल डर्केम का की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, कृतियां हैं उनकी, जो उन्होंने लिखी हैं और सोसाइटी को इसे अवेयर कराया है। एमिल डर्केम जो थे वो भी सोशोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। ठीक है, वो फर्स्ट ऐसे थे जो सोशोलॉजी के प्रोफेसर बने पेरिस में 1913 में, पहले ऐसे व्यक्ति थे वो। डर्केम के अकॉर्डिंग सोशल सॉलिडेटरीज जो हैं वो कब एग्जर्ट हुई, जब इंडिविजुअल्स पर प्रेशर पड़ा। किस लिए प्रेशर पड़ा? टू कन्फर्म द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रुप, है ना। अपने उनके ग्रुप के जो नॉर्म्स होते थे, जो एक्सपेक्टेशंस होती थी उनके ग्रुप की, जब उसके बारे में जब वो कंफर्म हुए, तब उन्होंने जो है उन पर प्रेशर पड़ा, इंडिविजुअल जो थे सोसाइटी में उन पर प्रेशर पड़ा कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जाने, उनके साथ क्या हो रहा है सोसाइटी में, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है या फिर वो जो मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब ये लोगों को समझ में आया तब उन्होंने रेवोल्यूशन किया। अब पढ़ेंगे डर्केम्स विजन ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी को लेकर के डर्केम का क्या नज़रिया था,
है ना। डरकेम का जो विजन था सोशियोलॉजी को लेकर के एक साइंटिफिक डिसिप्लिन वे में था। उन्होंने 2 फीचर्स डिफाइन किए हैं इसको लेकर के। पहला ये कि जो सब्जेक्ट मैटर, सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने वाला जो स्टडी है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंस। ये दूसरे साइंस से अलग है, ठीक है। सोशियोलॉजी को जिस वे में हम स्टडी करते हैं वो दूसरे साइंस की स्टडी से अलग है, ठीक है। सोशियोलॉजी कंसर्न्ड इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली, सोशियोलॉजी जो है अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव कंसर्न्ड है ना। कलेक्टिव लाइफ, इसमें जो कलेक्टिव लाइफ के जो लेवल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, जहाँ पर सोशल फिनोमिनन इमर्ज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि रिलीजन है, धर्म है, या फिर कोई परिवार है। सोशल वैल्यूज़ हैं जैसे कि फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म। तो इस तरह के जो फिनोमिनन, सोशल फिनोमिनन है, यहाँ पर ये सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सेकेंडली, नेचुरल साइंस की तरह ही सोशियोलॉजी जो है एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन था, ऐसा मानना है डरकिम का। सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है ना, जो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटाइटीज़ को डील करता है ना। कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट एंटाइटीज़, जैसे सोशल फैक्ट्स could nevertheless be a science founded on observable, empirically verifiable evidence। जो हम साइंस है उसको एविडेंस के बेस पर ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसको पढ़ा जाता है या फिर स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सोशियोलॉजी है उसको भी एक डिसिप्लिन वे में डील किया जाता है, सोशल फैक्ट्स के बेस पर उसे स्टडी किया जाता है। जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हैं, है ना, वो है ऑफ हिज यूज़ ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ एम्पिरिकल डाटा इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। उन्होंने जो सुसाइड बुक लिखी है उसमें उन्होंने एक एम्पिरिक डाटा दिया है और एक नए तरह की स्टडी के बारे में उन्होंने बताया है सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो ये डरकिम का विजन है सोशियोलॉजी को लेकर के, कि सोशियोलॉजी उनके हिसाब से वो क्या समझते हैं सोशियोलॉजी को लेकर के। अब नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सोसाइटी में लेबर का डिवीजन कैसे हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर एक स्पेशलाइजेशन वर्क है, टास्क है। इसका मतलब ये है किसी काम में जब हम स्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई व्यक्ति या हम कोई भी जब किसी वर्क, किसी टास्क में स्पेशलाइज्ड होता है, तो इसका मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन में सब स्पेशलाइज्ड होते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम में ये हेल्प करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग काम में जब अलग अलग लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं और प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसके बेस पर जो डरकिम है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो मैकेनिकल सॉलिडेटरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज थी, जबकि मॉडर्न सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी पर बेस्ड है। अब ये मैकेनिकल सॉलिडेटरी और ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी क्या है, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडेटरी क्या है, ये ट्रेडिशनल कल्चर्स जो चले आ रहे थे, परंपराएं, संस्कृति। लो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का जो डिवीजन था वो बहुत कम था क्योंकि लोग अपना काम खुद ही किया करते थे, सेल्फ सफिशिएंट होते थे। पॉपुलेशन कम होती थी, सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप का कलेक्शन अलग अलग सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स हुआ करते थे, उनका कलेक्शन होता था। हर व्यक्ति जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप से जो बिलोंग करता था वो एक तरह की एक्टिविटीज़ या एक ही तरह के फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता था। इस सोसाइटी में जो लोग होते थे वो एक दूसरे से कॉमन एक्सपीरियंस और कॉमन बिलीव्स शेयर किया करते थे और एक दूसरे से इस तरीके से बाउंड थे, बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। पीपल्स जो थे वो पीपल्स आर बेस्ड ऑन सिमिलरली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। जो लोग थे वो उनमें समानताएं थी और उनमें आपसी संबंध जुड़े हुए थे, आपस में वो एक बॉन्ड में जुड़े रहते थे, रिलेशनशिप में बंधे रहते थे, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकल सॉलिडेटरी है, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडेटरी कब था, ये प्रिमिटिव स्टेज में था, जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, है ना, उस समय पर
ये कंडीशन थी, क्या थी, मैकेनिकल सॉलिडिटी की, ठीक। और इसके क्या कुछ हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिकल सॉलिडिटी के। सच सोसाइटीज़ आर नॉट वेरी टॉलरेंट। इस तरह की जो सोसाइटी होती थी, मैकेनिकल सॉलिडिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की सोसाइटी जो होती थी प्रिमिटिव एज में, तो उस समय पर ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होती थी डिफरेंसेस को लेकर के। जो अलगाव, कुछ बदलाव जो होते थे उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी इजीली। और किसी भी नॉर्म्स पर जो वायलेशन होता था, अगर कोई वायलेशन होता था तो कम्युनिटी जो होती थी उनके नॉर्म्स बहुत ही हार्श होते थे, पनिशमेंट उनको हार्शली दी जाती थी, बहुत कठोर नियम होते थे। Individual and community were so tightly integrated that it was feared that any violation of codes of conduct could result in the disintegration of the community. लोग और कम्युनिटी आपस में इतनी ज़्यादा उनमें जुड़ाव होता था, एक दूसरे से इतने अटैच्ड होते थे कि उन्हें ये डर होता था कि अगर वायलेशन हुआ तो कोड्स ऑफ कंडक्ट उनसे जो होंगे, फिर उससे उनकी कम्युनिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बिखर जाएगी या टूट जाएगी। तो इस बात से वो डरते थे, ठीक है। तो लोगों में एक बॉन्ड था, जुड़ाव था, टुगेदरनेस था, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी उससे ऑपोजिट था। ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी क्या था, इसमें इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी में मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन हेट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर। इसके मेंबर्स जो होते थे हेट्रोजेनेट होते थे, मतलब एक जैसा काम नहीं करते थे। हाई लेबर का जो डिवीज़न था वो काफ़ी हाई था, सब अलग अलग कामों में माहिर थे। और बहुत बड़ी जनसंख्या होती थी सोसाइटीज़ में ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी के अंडर में, जहाँ पर सोशल रिलेशनशिप जो थे वो इम्पर्सनल होते थे, पर्सनली बॉन्डेड नहीं होते थे वो एक दूसरे से सोसाइटी में। ऐसी सोसाइटीज़ जो होती थी वो इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड हुआ करती थी। इस तरह की सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स होते थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे या फिर जितनी यूनिट्स होती थी, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती थी, बल्कि डिपेंडेंट होती थी दूसरे ग्रुप पर अपने सर्वाइवल के लिए। उनमें जो इंटरडिपेंडेंस होती थी वो वही ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी का एसेंस होती थी, या उसी के कारण ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी जो है वो आगे बढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैक्स वीबर। मैक्स वीबर जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने इम्पॉर्टेंट व्यूज़ दिए हैं सोशोलॉजी को लेकर के। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतना आप अच्छे से रीड कीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय।